Okay, so uh, welcome to lecture number 2, or we can say it's lecture number 2, actually part 2 of lecture number 2. We had already discussed some important things in part 1 of the lecture 2, which will be uploaded in YouTube very soon. So this is actually part 2 of the lecture 2. लेक्चर 2 कुछ 10-15 मिनट के बाद एरर आ गया था नेटवर्क में. सो आई एम नाउ दिस टाइम आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर्स. सो लेक्चर 2 का ये पार्ट 2 है. ओके, लेक्चर 2 का ये पार्ट 2 है. कुछ हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हम लोग टोटल एंगुलर मोमेंटम जे की बात कर रहे थे. सो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे में जे का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ना, जे एक्स जे जेड, जे एक्स स्क्वायर जे जेड स्क्वायर जे स्क्वायर, ये सब पे हम लोग बात कर चुके थे. तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जे क्या होता है, अंडर रूट जे जे प्लस 1 एच क्रॉस. जे का जेड कंपोनेंट का होता है एम जे एच क्रॉस, जहाँ पे एम जे क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, और ये माइनस जे से प्लस जे का वैल्यू होता है. और आपको ध्यान रखने बात ये है कि जे एक्स और जे वाई के एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 होता है, बट नॉट जे एक्स स्क्वायर जे वाई स्क्वायर. आप जैसे देखो, तुम्हें जे पता चल गया, जे एक्स जे वाई का 0 होता है, जे जेड का एम जे एच क्रॉस. अब अगर इन सब का स्क्वायर का वैल्यू पूछे लाइक जे स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा, एच क्रॉस क्या बन जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर. यू कैन सी इट हियर. ठीक, जे स्क्वायर. जे जेड में भी सेम एम जे स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा. ठीक, लेकिन अब तुम मन में सोच रहा होगा सर जे एक्स स्क्वायर जे वाई स्क्वायर कर दे तो जीरो ही आ जाएगा, तो जीरो फिर से हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है. जे एक्स और जे वाई का एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 होता है और ये दोनों बराबर होते हैं. लेकिन जे एक्स स्क्वायर जे वाई स्क्वायर अगेन दोनों यहाँ भी फिर से बराबर होते हैं, लेकिन इस बार इनकी वैल्यू 0 नहीं होती है, 0 नहीं होती है. ठीक, तो क्या होती है इनकी वैल्यू, और एक है कॉस थीटा. ठीक है, कॉस थीटा कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना, एम जे बाई अंडर रूट जे जे प्लस 1. यू शुड रिमेंबर. एनीवे, तो देखो क्या है, जे स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखेंगे, जे एक्स स्क्वायर प्लस जे वाई स्क्वायर प्लस जे जेड स्क्वायर. ठीक, तो यहाँ से जे एक्स और जे वाई स्क्वायर का वैल्यू इतना तो पता है कि दोनों बराबर होगा. अगर दोनों बराबर होगा तो किसी एक को दूसरे के टर्म में लिख दो. तो चलो जे वाई स्क्वायर को हम लोग जे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, तो 2 जे स्क्वायर और ये जेड जेड स्क्वायर. अब यहाँ से जे एक्स स्क्वायर निकाल लो, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 1/2 जे स्क्वायर माइनस जे जेड स्क्वायर हो जाएगा. अब जे स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है, एच क्रॉस जे जे प्लस 1, तो एच क्रॉस कॉमन ले लिए, एच क्रॉस स्क्वायर. जे जेड स्क्वायर का होता है एम जे स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर, वहाँ से भी एच क्रॉस स्क्वायर कॉमन ले लिए. तो देखो जे एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना आ गया, 1/2 एच क्रॉस स्क्वायर जे जे प्लस 1 माइनस एम जे स्क्वायर. ये जेस्ट में पूछा हुआ भी सवाल है. और चूंकि जे एक्स स्क्वायर जे वाई स्क्वायर दोनों बराबर होते हैं बेटा, है ना, तो जो ये जे एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है यही किसका है, जे वाई स्क्वायर पूछता तो उसका भी यही फॉर्मूला होता है ना, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम होता है. तो जे एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस मच, जे वाई स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू दिस मच. अगर यहाँ पे पूछे तो यहाँ भी फॉर्मूला वैलिड है. ठीक है, यहाँ एक स्टेप और आगे बढ़ गया. ठीक, तो ये कुछ एक्सपेक्टेशन वैल्यू था किसका, टोटल एंगुलर मोमेंटम जे का. आपको बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है, छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद अगर हम लोग ऑर्बिटल और स्पिन की बात करें, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम में, तो वहाँ भी कहानी लगभग सेम चलता है. ठीक, क्या होता है, वहाँ भी कहानी लगभग सेम चलते हैं. वहाँ पे देखो कहानी क्या सेम चलता है. अब बी में बात कर लेते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल का. ठीक, ये क्या है, ऑर्बिटल है, वो टोटल था एल प्लस एस, ऑर्बिटल प्लस स्पिन, है ना, ये ऑर्बिटल है. तो यहाँ पे एल का एक्सपेक्टेशन वैल्यू अंडर रूट स्मॉल एल से लिखो, ज़्यादा बेटर होगा क्वांटम नंबर, एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस. इसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट 0. ये मेरे को बताना कि ये ट्रू है या नहीं. ठीक है, इसको एक बार रीचेक कर लेना, इज दिस वैलिड और नॉट, दिस इज योर होमवर्क. ओके, एल जेड इज एम एल एच क्रॉस. एम एल, आप देखो यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये किसके करस्पॉन्डिंग है, एल के करस्पॉन्डिंग है, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग है. ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट
एल स्क्वायर का याद रख लो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लो ये एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर। इसका जेड कंपोनेंट का स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो स्क्वायर कर लो एम एल स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर। यहाँ पे एम एल क्या है, फिर से वही बात, माइनस एल टू प्लस एल। ठीक, अगर हम लोग स्पिन की बात करें, एस है ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये तो क्या था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम में फिर से वहाँ पे एस का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर एस एस प्लस वन एच क्रॉस, इसका आई थिंक एस एक्स एस वाई का एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 होता है या नहीं, अगेन रीचेक इट, आई एम नॉट श्योर, प्लीज रीचेक इट, दिस इज योर होमवर्क, बट आई एम वेरी श्योर एस जेड इज इक्वल टू एम एस एच क्रॉस। ठीक, इसका भी जेड कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट राइट, यहाँ पे एम एल था, यहाँ एम एस है, उसमें एम जे था। एम एस का वैल्यू माइनस एस टू प्लस एस, माइनस एस टू, वही नहीं समझ लेना रे, द स्मॉल एस लिखना चाह रहे हैं, माइनस एस टू प्लस एस। ठीक, स्पिन क्वांटम नंबर, इनका स्क्वायर करोगे तो एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एस एस प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर, एस जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एम एस स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेल अब तुम लोग को समझाते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, ये फॉर्मूला पहले क्लियर हो गया, अब कैसे निकालेंगे एल, थोड़ा वो देख लेते हैं। एल एस, हालांकि ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग को, वो तो एटॉमिक फिजिक्स में आ गया। ठीक ठीक, चलो एल एस निकालना नहीं सीखेंगे, ठीक है, वो एटॉमिक फिजिक्स का पार्ट है, उसमें आप पढ़ लेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लोग निकालते हैं, और दिस इज मोर देन एनफ। हाँ, थ्योरी ऑफ स्पिन, नेक्स्ट जो आपको याद रखना चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स में, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पिन। थ्योरी ऑफ स्पिन, थ्योरी ऑफ स्पिन में आपको याद क्या रखना है कि जो टोटल स्पिन मोमेंटम एस होता है, ये होता है एच क्रॉस बाई टू टोटल पॉलीमेट्रिसेस सिग्मा, इतना के बराबर होता है। अब एस के होते हैं 3 कंपोनेंट, हो सकता है ना, एस एक्स एस वाई और एस जेड। पॉलीमेट्रिसेस के भी 3 कंपोनेंट, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड। हालांकि ये मैथमेटिकल फिजिक्स में भी तुम लोग पढ़ते होगे। ये क्या है, पॉलीमेट्रिसेस, मैट्रिसेस। ये क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक, इन दोनों में ये रिलेशन है, क्लियर है, वेरी गुड। दिस इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड दिस इज पॉलीमेट्रिसेस। अब मैं आपको एक एक करके इनकी वैल्यू बताता हूँ और आपको वो याद रखना ही चाहिए। एस एक्स, तो यहाँ से देखो कॉमन सेंस है, अगर हम लोग एस का एक्स कंपोनेंट लिखना चाहेंगे, एच क्रॉस बाई टू पूरा कांस्टेंट है, तो एच क्रॉस बाई टू और सिग्मा का एक्स कंपोनेंट, एस वाई हो जाएगा एच क्रॉस बाई टू सिग्मा का वाई कंपोनेंट, एंड एस जेड इज एच क्रॉस बाई टू सिग्मा का जेड कंपोनेंट। क्लियर है सबको। अब एच क्रॉस बाई टू और सिग्मा का एक्स कंपोनेंट क्या होता है, इट्स 0 1 1 0, यू शुड रिमेंबर दिस। एस वाई का एच क्रॉस बाई टू एंड दिस इज 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, एंड एस जेड इज एच क्रॉस बाई टू 1 0 0 माइनस 1। तो यू शुड रिमेंबर दिस 3 आइडेंटिटी वेरी वेल, very very important, okay, at least you should remember these 3 things, clear। आपको और एक चीज़ मैं बताता हूँ, आप एक होमवर्क कर लेना घर में या उसको देख लेना अपने नोट्स में, क्योंकि बहुत एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों का आइगन वैल्यू निकाल लेना, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ये होमवर्क आप जरूर कर लेना एग्जाम से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर किया है अपने नोट्स में तो प्लीज़ इसको रिवाइज कर लेना। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ किसका, एस एक्स एस वाई एस जेड। ठीक, मैं आपको एस जेड का बता सकता हूँ। एस जेड का आइगन वैल्यू में, चूँकि 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, तो इसका आइगन वैल्यू क्या आएगा, देखो
इसके दो आइगन वैल्यू आते हैं, एक प्लस एच क्रॉस बाई टू और एक आता है माइनस एच क्रॉस बाई टू। प्लस एच क्रॉस बाई टू के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होता है, मान लो 5 1, तो ये हो जाता है तुम्हारा इसका वैल्यू 1 0, ये 1 0, और इसका वैल्यू होता है आई थिंक 0 1, आई थिंक 0 1 और 0 -1, ठीक, 0 1 होता है शायद, आई थिंक इट्स 0 1। सो इसी तरह से आपको क्या करना है, ये एस जेड का है, दिस इज फॉर एस जेड, ओके। आपको एस एक्स और एस वाई के लिए आप या तो गूगल में क्या कर लो, सर्च करके नोट कर लो, या फिर आप क्या कर लो, खुद से सॉल्व कर लो, लेकिन ज़रूर ध्यान रख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटम मैकेनिक्स में इनका भी बहुत इस्तेमाल होता है। अब अगर सिग्मा जेड का आइगन वैल्यू पूछे तो +1 -1, क्यों? अगर आपसे ये तो सिग्मा जेड का पूछे आइगन वैल्यू लेमडा, तो क्या आएगा, एक +1 आएगा और दूसरा -1 आएगा, क्योंकि इसी का आइगन वैल्यू सिग्मा जेड ही तो मैट्रिक्स है, बाकी तो ये कांस्टेंट फैक्टर है, उसी को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसके आइगन वैल्यू कांस्टेंट फैक्टर है एच क्रॉस बाई टू या माइनस, तो उससे आ जाएगा पूरा एस जेड का प्लस एच क्रॉस बाई टू माइनस एच क्रॉस बाई टू। बात समझ रहे हो? तो उसी तरह पहले तुमको बाकायदा किसके आइगन वैल्यू निकालने हैं, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के, उसमें एच क्रॉस बाई टू आइगन वैल्यूज में मल्टीप्लाई कर दो तो एस एक्स और एस वाई के आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे, और इनके आइगन वैक्टर्स भी आपको बेटा क्या होना चाहिए, एटलीस्ट याद होने चाहिए। ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, पॉलीमेट्रिसेस, इनमें किसी भी तरह के सवाल आ सकते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स से भी सवाल आ सकता है, सवाल पूछ सकता है कि भाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई कितना होगा, तो दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स प्रोडक्ट कर देना है। अब सिग्मा एक्स जब पूछेगा, ये सिर्फ वैल्यूज मैट्रिसेस जो है वो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड है, ये इन फैक्टर को निकाल लेना, समझ रहे हो ना? हाँ, ये सिग्मा एक्स सिर्फ ये मैट्रिसेस है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, इन एच क्रॉस बाई टू को लगा देने से एस एक्स एस वाई एस जेड बन जाता है, ध्यान रखना। आपसे वो पूछ सकता है कि सिग्मा एक्स का स्क्वायर बता दो, तो इस मैट्रिक्स का 2 बार खुद के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लेना। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए आपको, क्लास 12 से आप पढ़ते आ रहे हैं, अगर वो नहीं आ रही है तो फिर दिक्कत है। ठीक, किसी भी तरह के वो सवाल पूछ सकते हैं इनमें आपको बना के, मैट्रिक्स अलजेब्रा पे वो किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं बताना चाह रहा था, यस, that is different kind of operators। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स, ओके। उससे पहले एक रिमार्क्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ऑपरेटर में जाने से पहले, तो इस रिमार्क्स को अगर आप याद रखेंगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, है ना। रिमार्क्स में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास मान लीजिए ये एक इनर प्रोडक्ट है साई और फाई का, ठीक, और अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, जो केट है वो बरा बन जाएगा और जो बरा है वो केट बन जाएगा, है ना, यही तो मतलब होता है। तो ये हो जाएगा फाई साई का इनर प्रोडक्ट, ठीक, पहला रिमार्क्स। दूसरा रिमार्क्स, अगर कोई केट ए है उसका अगर आप मतलब ड्रैगर लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, ये ड्रैगर है, दोनों अलग अलग चीज़ है, तो ये केट को क्या बना देगा, ड्रैगर भी इसको बरा बना देगा। अगर ए और बी का ड्रैगर है, किसका ड्रैगर है, सॉरी, ए इंटू बी, मान लो ए और बी कोई दो ऑपरेटर हैं, इनके ऊपर ऐसे ड्रैगर लगाया, अब इसको ओपन करना है, तो ड्रैगर को ओपन करोगे अगर प्रोडक्ट में, तो ये उल्टा हो जाता है, बी पहले आएगा ए बाद में आएगा। लेकिन अगर आप प्लस में कर रहे हैं, दो ऑपरेटर्स का सम है और ड्रैगर ले रहे हैं, तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ आप ए ड्रैगर प्लस बी ड्रैगर लिखो या बी ड्रैगर प्लस ए ड्रैगर लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ता है, यू कांट राइट इट ए ड्रैगर इंटू बी ड्रैगर, क्योंकि ऑपरेटर में आप ये चीज़ नहीं लिख सकते हो यहाँ पे, वरना पूरा मैथमेटिक्स गलत हो जाएगा।
कांट राइट दिस। ठीक, प्रोडक्ट में याद रखना ये क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। क्लियर है। दूसरा, हाँ ये कुछ रिमार्क्स हैं, शुड रिमेंबर। ठीक, माइनस में भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस यहाँ लगा ही देते हैं हम। ठीक, ओके वेल, इन कॉन्सेप्ट की कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी भी क्वांटिटी का। हाँ, हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू, चाहे वो पोजीशन हो, मोमेंटम हो, एनर्जी हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेम के लिए, जेम के लिहाजा से ये 200% इम्पॉर्टेंट है। सपोज एक क्वांटिटी है x, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है किसी स्टेट साई में। ठीक, तो कैसे लिखेंगे इसको पहले तो हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू बता दो, या फिर इसका रियल मतलब ये होता है कि इस x का साई के साथ इनर प्रोडक्ट बीच में रखो और साई के साथ जिस स्टेट में निकालना है इस x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी नीचे होगा। इसी को आपको माइंड रखना है, माइंड इट। बच्चे इन जनरल ना, उनको ऐसे आदत हो गई है, x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो ऐसे लिख लेते हैं, तुरंत नॉर्मलाइजेशन भूल जाते हैं। ठीक, लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान रखना। अब ये 1 होता है कुछ केस में, ये 1 होता है कब, जब वेव फंक्शन नॉर्मलाइज हो। ठीक, हमेशा हर वेव फंक्शन के लिए 1 नहीं होता है। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कहीं कहीं सर 1 लेते हैं इसको, तो जो वेव फंक्शन पहले से नॉर्मलाइज है, जैसे पार्टिकल इन ए बॉक्स का किसी स्टेट में वेव फंक्शन ऐसा उसमें दे दिया 2/a साइन 2πx/a, है ना। अब ये देखो क्या है, नॉर्मलाइज्ड है ना। अब यहीं पे अगर कोई कैपिटल ए रहता तो आपको पहले इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, ये नॉर्मलाइज नहीं है। लेकिन 2/a तो ये वेव फंक्शन अगर दे दिया या सिस्टम बोल दिया पार्टिकल इन ए बॉक्स, आपको उसका नॉर्मलाइज वेव फंक्शन पता है, तो फिर यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। उसको फिर कैलकुलेट करने का बेटा एग्जाम में टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं। हाइड्रोजन एटम दे दिया, हार्मोनिक ऑसिलेटर दे दिया, अब उनको नॉर्मलाइज वेव फंक्शन अगर पता है आपको, तो उस केस में ये चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ रैंडम वेव फंक्शन एग्जाम में दे देता है, ऐसे दे दिया कुछ भी हो, सपोज x² अब ऐसा वेव फंक्शन दे दिया। अब इस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब नॉन वेव फंक्शन नहीं है, स्टैंडर्ड वेव फंक्शन नहीं है जिसका आपको नॉर्मलाइज वेव फंक्शन पहले से पता हो, ऐसा तो है नहीं इसमें। तो इसको पहले नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि जो जनरलाइज वेव फंक्शन है, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला है, उसको आपको, और यही प्रोबेबिलिटी में भी यही कंडीशन अप्लाई होता है। प्रोबेबिलिटी में भी नीचे एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब नॉर्मलाइजेशन फैक्टर से डिवाइड होता है ना, मैंने बताया था पहला लेक्चर में। तो वहाँ भी इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, क्लियर है। किसी का भी कोई भी हो, x हो, px हो, किसी का भी लिखना हो तो डोंट यूज दिस फार्मूला। ठीक है, दिस इज स्पेशल केस, है ना, जब नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, दिस इज स्पेशल केस व्हेन साई इज नॉर्मलाइज्ड, राइट। चलो अब इसको इंटीग्रेशन में बदल लो। इंटीग्रेशन में कैसे बदलोगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू को, तो ये साई कंजुगेट हो गया, ये x हो गया, ये साई हो गया। x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहाँ से कहाँ निकालने बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऊपर का लिमिट होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के, कहाँ से कहाँ में एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा है। और ये जो नीचे है साई कंजुगेट साई, मान लो ये 1D में है तो dx, यहाँ पे dx। अब ये ऑल स्पेस, जहाँ तक पूरा सिस्टम डिफाइन है वहाँ तक होगा इसका लिमिट, क्योंकि आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं किसको, वेव फंक्शन को। ठीक, तो ये ऑल स्पेस। लेकिन ऊपर का जो लिमिट होगा, प्रोबेबिलिटी में भी मैंने बताया था, ये नीचे का लिमिट ऑल स्पेस, लेकिन ऊपर का लिमिट जहाँ से जहाँ तक प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वहाँ तक। 0 से L/2 पूछ रहा है, 0 से L/3 पूछ रहा है, L/3 से प्लस L/3 पूछ रहा है, माइनस L/3 से प्लस L/3, L/2 से L/4, जहाँ से जहाँ जिस रेंज में पूछ रहा है, 0 से 2L,
तो जो भी रेंज में पूछ रहा है उस रेंज का आपको ऊपर में लिमिट लगाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन नीचे का लिमिट हमेशा सिस्टम जहाँ से जहाँ तक डिफाइंड है। सिस्टम अगर -L/2 से +L/2 है तो -L/2 से +L/2 नीचे होगा, 0 से L है तो 0 से L, 0 से 2L है तो 0 से 2L एंड सो ऑन। ओके, वेल, वेरी गुड, ठीक। हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेम के लिए। ठीक, हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। इसमें भी दो तरह का प्रोबेबिलिटी, एक फाई स्टेट में और दूसरा साई स्टेट में। उसी स्टेट में फाई स्टेट में मान लो अगर तुमको साई से फाई में निकालना है और यहाँ पे है कि साई से साई में ही निकालना है किसी पर्टिकुलर लेंथ पे या पर्टिकुलर अदर पैरामीटर्स पे, तो साई से अगर फाई में निकालना है तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, जहाँ पे निकालना है फाई में निकालना है तो फाई और साई का इनर प्रोडक्ट का मॉड का होल स्क्वायर और साई का नॉर्मलाइज, सेकेंड वाला का नॉर्मलाइज फैक्टर, फाई का नहीं, ठीक, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करते हैं आप लोग मालूम है ना, नॉर्मल आप लोग क्या करते हैं, साई इंटू साई, कुछ गलत लिख रहे हैं क्या, हाँ, साई इंटू साई और नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, ठीक है, नीचे नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी आता है, डोंट गेट कंफ्यूज। बट यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जो है, अब देखो दोनों में अंतर क्या बोले सर, ये तो कट जाएगा, नहीं, नीचे नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है और वो भी साई इंटू साई आएगा, कट जाएगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसका लिमिट कुछ और होगा। जैसे इसको हम इसे खोलते हैं, साई कंजुगेट साई dx, और ये है साई कंजुगेट, ये भी है साई dx, दोनों में फ़र्क है। ऊपर वाला जो है ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिमिट है, यहाँ है ऑल स्पेस, फ़र्क समझ रहा है। तुमको मान लो 1D बॉक्स दे दिए हम 0 से L लेंथ का, बोल दिए 0 से L/2 में फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में, मतलब फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में आप वेव प्रोबेबिलिटी बताओ पार्टिकल का पाए जाने का 0 से L/2 में। प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे तुम, तुरंत लिखोगे साई कंजुगेट साई dx 0 से L/2, ये लिखोगे ना। और नीचे ये फैक्टर ऑल स्पेस वाला हमेशा 1 आएगा क्योंकि सिस्टम नॉन है, इसका वेव फंक्शन आपको मालूम है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, तो ये चीज़ हमेशा 1 आएगा और आप एक्चुअली यही कैलकुलेट कर रहे होंगे, है ना। लेकिन इस केस में नहीं, यहाँ देखो अगर साई से फाई में, ठीक है, तो दिस इज द फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम चेंज हो गया, आपको कह दिया कि सिस्टम इनिशियली 0 से L है, अब अचानक हम इसको कर दें 0 से L/2, ये नया सिस्टम हो गया, तो इसका जो वेव फंक्शन होगा उसको बोलेंगे फाई, इसका जो वेव फंक्शन था उसको बोलेंगे साई। अब यहाँ से यहाँ जाना है, अब बोलेगा पार्टिकल का बताओ ग्राउंड स्टेट में प्रोबेबिलिटी कितना है, तो दो वेव फंक्शन आ गया, एक फाई स्टेट में इस केस में, और एक या दूसरा केस है इसमें तो पूरा बॉक्स का लेंथ ही चेंज हो गया तो वेव फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, तो फाई चेंज हो गया इस केस में, तो इस केस में ये प्रोबेबिलिटी यूज करना है, ये फॉर्मूला। इसको भी इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, फाई कंजुगेट साई dx अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिमिट, जो भी इंटीग्रल का वैल्यू आएगा उसका मॉड का स्क्वायर, और नीचे में ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, इसको भी इंटीग्रेशन में लिख लो, साई कंजुगेट साई dx, और ये ऑल स्पेस, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑल स्पेस। लेकिन ये कौन सा स्टेट है, साई इनिशियल स्टेट, दिस इज एक्चुअली इनिशियल स्टेट, दिस इज योर फाइनल स्टेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अंतर समझ में आ रहा है बच्चों, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? सिस्टम ही चेंज कर दे, लेंथ बॉक्स का 0 से L/2 कर दे, 0 से 2L कर दे, 0 से 4L कर दे, 0 से 9L कर दे, 3L कर दे, तो दोनों का वेव फंक्शन पहले लिख लेना। जैसे मान लो पहले बॉक्स था 0 से L, वेव फंक्शन क्या होगा, √2/L साइन जो भी फैक्टर है n πx/L, है ना। अब बॉक्स हो गया 0 से 2L, तो अब बताओ वेव फंक्शन 2 बाई नीचे, अब लेंथ यहाँ पे कितना होगा, 2L होगा, साइन n πx/ लेंथ कितना होगा, 2L होगा, देख रहे हो। तो दिस इज योर साई एंड दिस इज योर फाई।
अब बोलेगा कि सिस्टम का इस नए सिस्टम में ग्राउंड स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इस n को कर देना 1, तो ये हो गया नया सिस्टम का ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 हो गया। तो अब बोलता है कि इस पार्टिकल का इस नए सिस्टम में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में पाए जाने का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो n इक्वल टू 1 2 3, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट 3। तो अब ये फाई, ये रहा तुम्हारा साई जो इनिशियल वाला है वो फिक्स है। अब वो बोल देगा कि इनिशियली नया सिस्टम में साई कहाँ पे है। अब तुम ये भी सोचेगा सर ये साई में n का होगा, तो इनिशियली बोल देगा कि इनिशियली पार्टिकल जियो सेल में मान लो ग्राउंड स्टेट में n इक्वल टू 1 में। अब बोलेगा कि हम अचानक लेंथ को क्या कर दिए, समझ रहे हैं मेरा बात। इनिशियली पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है n इक्वल टू 1, लेंथ कर दिए 0 से 12, नया सिस्टम बन गया। इसके सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में पाए जाने का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इनिशियल स्टेट फर्स्ट बॉक्स का ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 वाला वेव फंक्शन, फाइनल स्टेट सेकेंड वाला बॉक्स का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 3 वाला वेव फंक्शन। ये हो गया फाई, ये हो गया साई। प्रोबेबिलिटी जहाँ से जहाँ पूछेगा 0 से 12 पूछे। अब अगर कुछ नहीं बोला है मतलब इस वेव फंक्शन में निकाल रहे हो तो इसका लिमिट लेना है, कुछ बोल दिया है तो फिर उस रीजन में लेना है, ठीक है। आई होप कि प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ठीक। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। सो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। हर्मिशियन ऑपरेटर पढ़ेंगे सबसे पहले। तो हर्मिशियन ऑपरेटर किसको बोलते हैं, अगर इसका डेफिनेशन क्या है बच्चों, अगर कोई भी ऑपरेटर ए है और उसका अगर ड्रैगर खुद के बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक। ए ड्रैगर अगर ए के बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर के आइगन वैल्यूज रियल होते हैं। इसका प्रॉपर्टीज आप जान लो। प्रॉपर्टीज में क्या जानना है कि जो आइगन वैल्यूज है वो कैसे हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर अगर कोई है या हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन ऑपरेटर बोलो मैट्रिक्स बोलो, है ना, मैट्रिक्स अलजेब्रा में भी ये पढ़ोगे। इनके आइगन वैल्यूज हमेशा क्या होते हैं, रियल होते हैं। इमेजिनरी आइगन वैल्यूज नहीं आ सकते हैं, पहचानने का एक तरीका है। दूसरा, इनके जो आइगन केट्स हैं, आइगन वेक्टर जो है वो कैसे होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है। तो चेक करने का तरीका है, हमेशा आइगन वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट 0 आएगा एक आइगन वेक्टर का दूसरे के रिस्पेक्ट में, और आइगन वैल्यूज हमेशा रियल आएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज कई बार पूछ लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जेम के लिए, है ना, सवाल आया हुआ है। दूसरा है कि अगर आप प्रोडक्ट लेते हो दो हर्मिशियन ऑपरेटर का तो हमेशा हर्मिशियन होगा अगर वो कम्यूट कर रहे हैं तो। नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, मान लो ए एक हर्मिशियन ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर है, हर्मिशियन है, ये कैसा है, ये हर्मिशियन है। बी एक दूसरा ऑपरेटर है, ये भी मान लो कैसा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जेम जेस्ट के लिए, ठीक है, हर्मिशियन है। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट अबाउट ए बी, ए बी क्या होगा, ये हर्मिशियन होगा या नहीं होगा। तो आप ये ध्यान रखना कि ए बी जो है ये भी हर्मिशियन होगा अगर दोनों कम्यूट कर रहे हो तो। हर्मिशियन इफ ए एंड बी विल कम्यूट,
कब होगा? जब ए और बी कम्यूट करेगा तब, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि अगर ए और बी का कम्यूटेटर 0 हुआ, यानी कि ए बी माइनस बी ए इक्वल टू 0 हुआ, यानी कि अगर ए बी इक्वल टू बी ए है तभी ये लोग क्या होंगे, इनका प्रोडक्ट हर्मिशियन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, कंडीशन क्या है समझ गया? अगर ए हर्मिशियन है, बी हर्मिशियन है इंडिविजुअली, मतलब ए इज इक्वल टू ए ड्रैगर, बी इज इक्वल टू बी ड्रैगर, ठीक है, देन व्हाट, ए बी हर्मिशियन होगा या नहीं, है ना, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये तभी संभव है जब ए और बी कम्यूट करेगा, यानी ए बी माइनस बी ए 0 होगा, यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए होगा। ठीक, तीसरा इसमें जो प्रॉपर्टी है, सम ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज हर्मिशियन। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर ए हर्मिशियन है, बी हर्मिशियन है, तो व्हाट अबाउट ए प्लस बी, तो ये हमेशा हर्मिशियन होगा। ये क्या होगा? ऑलवेज हर्मिशियन, कोई कंडीशन नहीं, कोई विशेष कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट में ये कंडीशन है कि ए और बी को कम्यूट होना पड़ेगा। ठीक, एक बार TIFR में सवाल पूछा था, चलो उसको भी बात करते हैं। ये हो गया, मिटा दें। तो इतना एटलीस्ट आपको हर्मिशियन ऑपरेटर, पहला तो प्रॉपर्टी डेफिनेशन क्या है, और ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इनके एटलीस्ट इतने याद होने चाहिए आपको जैम का एग्जाम देने से पहले। ठीक, कुछ क्वांटिटी का मैं आपको ड्रैगर लेने सिखाता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काम आ जाता है। जैसे d/dx का अगर आपको ड्रैगर लेना है और एक तरफ है d/dx का आपको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है, अब वैल्यू बताओ क्या होगा, किस में क्या होगा? तो आपको बता दें कि ड्रैगर में अगर d/dx का ड्रैगर लोगे तो ये माइनस d/dx हो जाता है, लेकिन कंजुगेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माइंड इट ऑलवेज। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसका फ़ायदा क्या है दिखाता हूँ मैं आपको, फ़ायदा क्यों दिखाता हूँ। px क्या है? मोमेंटम ऑपरेटर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस आई एच क्रॉस डो बाई डो एक्स। अब आपसे कोई पूछ लिया कि ये हर्मिशियन है या नहीं है, व्हाट अबाउट हर्मिटिसिटी, हर्मिशियन है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? लॉजिक क्या है कि इसका ड्रैगर निकालो, अगर ड्रैगर खुद के बराबर हो गया तो वही तो हर्मिटिसिटी का डिफिनेशन है, अभी बताएं आपको, ए ड्रैगर इक्वल टू ए। तो px हर्मिशियन होगा कब? जब px ड्रैगर px के बराबर होगा। तो px ड्रैगर यानी कि इसका ड्रैगर लो, ठीक, समझ पा रहे हो? अब माइनस का ड्रैगर, अब ये यहाँ पे ना बहुत लोचा है, ठीक, इसलिए लोचा है क्योंकि आपको अब क्या करना पड़ेगा? ड्रैगर लेना पड़ेगा। किसका? ये माइनस का क्या होगा, कोई बता सकता है? माइनस का कुछ नहीं होगा, माइनस माइनस ही रहेगा। आयोटा का ड्रैगर क्या माइनस आयोटा हो जाएगा? यस करेक्ट, माइनस आयोटा हो जाएगा। आयोटा का ड्रैगर लो, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लो, तो आयोटा से वो माइनस आयोटा बन जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस। एच क्रॉस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है। और डो बाई डो एक्स का ड्रैगर मतलब d/dx का ड्रैगर क्या हो जाता है? माइनस d/dx हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस डो बाई डो एक्स। अब देख लो, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो आ गया माइनस आई एच क्रॉस डो बाई डो एक्स। और ये किसके बराबर है? px के बराबर है, यानी px का ड्रैगर px के बराबर आ गया, यानी कि ये क्या है? हर्मिशियन है, करेक्ट है ना। और अगर इसके अपोजिट आ जाए, ऐसा आ जाए एंटी हर्मिशियन, मान लो कोई a है और वो माइनस ए ड्रैगर के बराबर आ गया, तो इसको बोलते हैं एंटी हर्मिशियन या नॉन हर्मिशियन, मतलब हर्मिशियन नहीं है, ठीक है, एंटी हर्मिशियन ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। वेल ये कॉन्सेप्ट याद रखेगा। कैसे चेक करते हैं पता चल गया। अब वो किसी भी तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है। देखो ये सब काम तभी आएंगे ये लेक्चर जब आप अपना नोट्स बना चुके हो, एक बार पढ़ रहे हो उसको, तभी ये सब इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो अभी तक तो फिर ये फ़ायदा आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें फिर आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो लोग पढ़े हैं अच्छे से ईमानदारी से, उनको ये लेक्चर्स फ़ायदे हो रहे होंगे, क्योंकि उनका एक रिवीजन हो रहा होगा, कुछ चीज़ें वो सीख रहे होंगे, कुछ चीज़ें उनको पहले से पता है। एक बार पूछा था TIFR में कि हर्मिशियन प्रूव करते समय
हर्मिशियन प्रूफ के समय किसी भी ऑपरेटर का जब हर्मिटिसिटी प्रूव करते हैं तो कौन सा कंडीशन लगाते हैं हम लोग, एक कंडीशन बीच में यूज करते हैं सॉल्व करते समय। तो कंडीशन होता है, ये वाला कंडीशन होता है साई कंजुगेट साई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इक्वल टू 0। हम लोग ये कंडीशन यूज करते हैं, मतलब वेव फंक्शन शुड बी वेनिश एट प्लस माइनस इन्फिनिटी। ये कंडीशन वेव फंक्शन शुड बी वेनिश्ड एट प्लस माइनस इन्फिनिटी। तुम बोलेगा सर अभी तो हम लोग प्रूव किए px को, यहाँ तो यूज नहीं किए। नहीं, हम लोग ये मैथमेटिकली प्रूव किए, उसका फिजिकली प्रूव करेगा इंटीग्रेशन में थोड़ा इधर उधर करके। जो लोग कायदा से पढ़े होंगे उस चीज़ को, ये बुक में देख लेना। तो वहाँ पे ये कंडीशन यूज करना पड़ता है, ठीक। तो इतना याद रख लो तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में, दैट्स प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना। ये देखो इनर प्रोडक्ट का जस्ट उल्टा है, इनर में जस्ट रिवर्स होता था, इनर प्रोडक्ट का जस्ट उल्टा कर दो। इनर में ये इधर खुला होता था, ये इधर खुला होता था, इसमें इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, ठीक है। तो दिस इज हर्मिशियन ऑल्सो। प्रोजेक्शन ऑपरेटर का ये डेफिनेशन है। ये तो हो गया डेफिनेशन, आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज में क्या याद रखना है, पहला कि इट इज हर्मिशियन, इट इज हर्मिशियन, यानी कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर का ड्रैगर इसके खुद के बराबर होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज में इनके आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन क्या होंगे। और एक ये याद रख लो कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर ना खुद के स्क्वायर के बराबर होता है हमेशा, पी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। तीसरा, इसके दो आइगन वैल्यू होते हैं 1 एंड 0। इसका आइगन वैल्यू दो होता है, वो 1 होता है आइगन वैल्यू, एक होता है 0। ध्यान रखेगा, हाँ सर ध्यान रखेंगे। 1 is non-degenerate and corresponding eigenfunction is phi I. The eigenvalue 0 is degenerate and all function orthogonal to phi I are eigenfunction of that one. तो कह रहा है कि 1 जो है ये नॉन डिजेनरेट है। ये कैसा होता है, नॉन डिजेनरेट, और इसका आइगन फंक्शन मान लो क्या है, phi I है। 0 जो है ये क्या होता है, डिजेनरेट आइगन वैल्यू है, डिजेनरेट है। और कह रहा है कि वो सारे आइगन फंक्शन जो इस पे ऑर्थोगोनल होंगे, पहला वाला यानी कि जो 1 आइगन वैल्यू है उसका मान लो आइगन फंक्शन phi I है, ठीक। अब ये कह रहा है इसका आइगन फंक्शन कौन होगा, तो वो सारे आइगन फंक्शन जो इस पे ऑर्थोगोनल होगा वो इनके आइगन फंक्शन होंगे। ऑल आइगन फंक्शन orthogonal to phi I will be आइगन फंक्शन ऑफ 0, ठीक है। 0 के आइगन फंक्शन कौन होंगे, वो सारे आइगन फंक्शन जो इसके वाले आइगन फंक्शन के ऑर्थोगोनल होंगे। देख रहे हो, गद्दार खुद का कुछ नहीं है, दूसरे के भरोसे बैठा है। और ये 1 जो इसका दो आइगन वैल्यू प्रोजेक्शन ऑपरेटर का, एक 1 एक 0। 1 कैसा है, नॉन डिजेनरेट, 0 कैसा है, डिजेनरेट। तो इस एटलीस्ट 3 प्रॉपर्टी तो इनके याद होनी चाहिए और एक डेफिनेशन याद होना चाहिए, ठीक। चलो आते हैं थर्ड वन। थर्ड है पेरिटी ऑपरेटर। थर्ड में क्या है, पेरिटी ऑपरेटर। So third one is पेरिटी ऑपरेटर। पेरिटी ऑपरेटर में अगर कोई ऑपरेटर ऑपरेट होता है किसी फंक्शन में और उसका अगर कन्वेंशन को चेंज कर देता है, कोऑर्डिनेट का कन्वेंशन को, तो उसको पेरिटी ऑपरेटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पेरिटी ऑपरेटर पाई से डिनोट करते हैं,
अगर ये साई ऑफ माइनस एक्स में ऑपरेट हो रहा है और इसको कर दे रहा है साई ऑफ प्लस एक्स, मतलब फंक्शन का अगर कोऑर्डिनेट का कन्वेंशन साइन को चेंज कर दे कोई ऑपरेटर तो उसको बोलते हैं पेरिटी ऑपरेटर। और इस केस में अगर माइनस से प्लस कर दे तो इसको बोलते हैं इवन पेरिटी। अगर माइनस को प्लस कर दे तो इसको बोलते हैं इवन पेरिटी। और अगर चेंज ना कर पाए मतलब सॉरी माइनस को प्लस कर दे तो इवन पेरिटी, और अगर चेंज करके बाहर ले आए जैसे साई ऑफ माइनस एक्स को माइनस साई ऑफ एक्स कर दे तो इसको बोलते हैं ऑड पेरिटी। ठीक, तो दीज आर टू टाइप ऑफ पेरिटी ऑपरेटर, इवन पेरिटी एंड ऑड पेरिटी। तो बेसिकली इसका डिफिनेशन क्या हो गया, which changes the convention of coordinate, which changes the convention या sign of coordinate। ठीक, इनके प्रॉपर्टीज याद रख लो। प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज है, इनका दो आइगन वैल्यू होता है, एक +1 एक -1। ठीक, समझ रहा है ना, एक +1 एक -1, दो आइगन वैल्यूज। ऑल इवन फंक्शन, ऑल आइगन फंक्शन ऑफ पेरिटी ऑपरेटर विथ λ1, सारे ऑड फंक्शन आइगन। अच्छा, मतलब बेटा ये कह रहा है इसके सारे इवन फंक्शन इसके आइगन फंक्शन होंगे। इवन फंक्शन आर, ऑल इवन फंक्शन आर आइगन फंक्शन ऑफ दिस आइगन वैल्यू +1 एंड -1 आइगन वैल्यू के लिए आइगन फंक्शन कौन होगा, ऑल ऑड फंक्शन आर आइगन फंक्शन ऑफ λ-1। अब दो आइगन वैल्यू है ना, आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग हमको पता है आइगन वेक्टर भी होता है, तो इसका आइगन वेक्टर कौन होगा, सारे इवन फंक्शन। फॉर एग्जांपल cos x, x² mod x इवन फंक्शन है, ये सारे के सारे आइगन फंक्शन होंगे इस आइगन वैल्यू के। ऑड पेरिटी वाले आइगन वैल्यू -1 और इसके आइगन फंक्शन कौन होंगे, ऑड वाले, sin x, x, x³ etc और भी जितने ऑड फंक्शन है। ठीक, आई मस्ट बिलीव दैट कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट ऑपरेटर है यूनिटरी ऑपरेटर। नेक्स्ट क्या है, इट इज डी नंबर ना, यूनिटरी ऑपरेटर। इसका डिफिनेशन क्या है ये देख लो। अगर कोई ऑपरेटर, किसी ऑपरेटर का ड्रैगर अगर उसके इन्वर्स के बराबर हो जाए तो उसको कहते हैं यूनिटरी ऑपरेटर। समझ में आया, फिर से बोलो। अगर कोई ऑपरेटर का ड्रैगर निकाल लो और उसका इन्वर्स निकाल लो और दोनों बराबर हो जाए तो दिस इज यूनिटरी ऑपरेटर। प्रॉपर्टीज में देखो, ए इन्वर्स को इधर ले आओगे तो ए हो जाएगा, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो ए है और जो ए ड्रैगर है वो क्या होगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर, क्योंकि ए इन्वर्स को इधर ले आओ, है ना। तो ए और ए ड्रैगर आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो कोई ऑपरेटर का उसका खुद के ड्रैगर के साथ इनर प्रोडक्ट कर दो, मतलब मल्टीप्लिकेशन कर दो, जनरली ये मैट्रिक्सेस होते हैं, और वो अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर आ जाए बेटा तो क्या होगा, वो यूनिटरी ऑपरेटर हो जाएगा। ठीक, ये कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा चुका है। इनके जो आइगन वैल्यू होते हैं वो यूनिट मॉडुलस होते हैं, यूनिट मॉडुलस, 1 का मॉडुलस। ठीक, लिखते नहीं ऐसे, यूनिट मॉडुलस ज़्यादा बेटर है। तो ये इनका आइगन वैल्यू है, यूनिट मॉडुलस। आइगन फंक्शन क्या होता है, आप टास्क रहा, आप खुद से इसको निकालेंगे। ठीक, अब आते हैं ट्रेस ओपन ऑपरेटर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हो गया, यूनिटरी ऑपरेटर, पेरिटी ऑपरेटर, प्रोजेक्शन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर। अब आता है ट्रेस ओपन ऑपरेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ट्रेस ओपन ऑपरेटर। तो पहले तो इसका डेफिनेशन जान लो, कोई काम का नहीं, आप समझेंगे कुछ नहीं, जो लोग पढ़ाए वो समझ जाएगा। ट्रेस ऑफ ऑपरेटर ए, समेशन ओवर एन, ए सम कोफिशिएंट n और n is summation over n phi of n ऑपरेटर a phi of n।
ये देख रहे हो ए का लाइक जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ना, और बस सम ओवर एन कर दिया, दैट इज ट्रेस ऑफ ए, है ना। ऐसे लॉजिक से याद रख लो, जिसका ट्रेस निकालना है उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू उसी स्टेट फाई एन में और साई समेसन कर देना है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू में समेसन नहीं करते हैं या समेसन, ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो। उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो डिफिनेशन हो गया, मैन है प्रॉपर्टीज। अगर ट्रेस ऑफ ए ड्रैगर ले रहा है तुम, ट्रेस ऑफ ए ड्रैगर, तो इसको तुम ऐसा लिख सकता है, ट्रेस ऑफ ए का ड्रैगर, सॉरी हाँ ऐसा, ठीक, देख रहा है, ट्रेस ऑफ ए ड्रैगर इज ट्रेस ऑफ ए का ड्रैगर। अगर तुम ऐसा लिख रहा है, ट्रेस ऑफ सम कांस्टेंट अल्फा सम ऑपरेटर ए प्लस सम कांस्टेंट बीटा सम ऑपरेटर बी, तो इसको तुम ऐसा लिख सकता है, अल्फा को अलग करो, ट्रेस ऑफ ए प्लस बीटा को अलग करो, ट्रेस ऑफ बी। एडिटिव प्रॉपर्टी भी सपोर्ट करता है। उसके बाद ट्रेस ऑफ कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर इज जीरो, ये जीरो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एक तो ये है और उससे भी इंपॉर्टेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेस ऑफ टू कम्यूटेटर इज जीरो, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ट्रेस ऑफ ए बी कम्यूटेटर का मतलब क्या हो गया, ए बी माइनस बी है, दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक। और ट्रेस जो होता है, ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ बेस, मान लो यहाँ पे ए का ट्रेस अगर हम लिख रहे हैं तो बेस से इंडिपेंडेंट होगा, ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ बेस, वेरी इंपॉर्टेंट, दो वर्ड, इंडिपेंडेंट किससे, बेस से, और ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, ठीक ना, किस में चलता है, साइक्लिक ऑर्डर में। मतलब ए बी सी डी डी ए बी सी सबका ट्रेस बराबर होगा, जैसे ट्रेस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ सी ए बी सी, अरे साइक्लिंग में भूल गया यार, ए बी सी या फिर सी ए बी या फिर ट्रेस ऑफ ए बी सी ए। अगर चार होता ऑपरेटर, चार लगा लो, पांच लगा लो, बस साइक्लिक चलना है। साइक्लिक में चलोगे और उनका प्रोडक्ट लोगे ट्रेस का, कितनों भी ऑपरेटर हो तो उनके सारे के ट्रेस बराबर होंगे, ठीक। तो ये था ट्रेस के बारे में। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आज खत्म हो गया। इसी के साथ मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म खत्म हो गया मॉडर्न फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में। नेक्स्ट क्लास हम लोग ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन, ये सब, और उसके बाद एप्लीकेशन करेंगे। और 2 क्लास मेरे विचार से लगेंगे, तो क्वांटम मैकेनिक्स का रिवीजन जैम सिलेबस के अनुसार पूरा हो जाएगा। फिर हम लोग जल्दी से आएंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, उसमें भी 4 क्लास 5 क्लास लग जाएंगे। देखते हैं कितना शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग। और फिर देन जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है स्टेट थर्मोडायनेमिक्स वाला टॉपिक, उस पर आ जाएंगे, वो ईजी है, जल्दी हो जाएगा, ठीक। तब तक के लिए बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।